13.2 में प्रॉब्लम थी हमारी क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 जो आप लोगों ने ग्रुप पर पूछी थी, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। भाई आप सभी को जो है अनम्यूट कर म्यूट कर रहा हूं। किसी को कुछ भी अगर कहना हो सुनना हो तो वो चैट बॉक्स में मैसेज डाल दे। जी हाँ, देखिए एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, कह रहा है A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। क्या मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट का? पहला निकाला, बाहर रख लिया, फिर दूसरा निकाला, बाहर रख लिया, फिर तीसरा निकाला। कह रहा इफ ऑल द 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected। नहीं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, जिसमें से 12 अच्छे हैं 3 खराब हैं, इज अप्रूव्ड फॉर सेल, कि उसे सेल के लिए अप्रूव कर दिया गया। आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अरे भाई सेल के लिए अप्रूव तो तब करा जाएगा जब तीनों गुड होंगे। तो आप पहले गुड की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। गुड है उसके अंदर 12, टोटल है 15, 3/15। और उसके बाद आप जो है दूसरे गुड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब पहला गुड बाहर आ गया। तो गुड की प्रोबेबिलिटी जब पहले एक गुड बाहर आ गया तो एक बाहर रख लिया, अंदर 14 ही रह गए, यानी कि 11/14 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई दूसरे गुड आने की। और तीसरे गुड आने की प्रोबेबिलिटी जब पहला और दूसरा गुड आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय जी इंटरसेक्शन जी, या इसे जी डॉट जी भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने आपको। अब पहले 14 थे, एक और बाहर रख लिया तो 13 ही रह गए, और गुड रह गए 10, तो 10/13। उसने आपसे ये कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल, सेल के लिए अप्रूव्ड हो जाए, प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल। भाई सेल के लिए तब अप्रूव होता जब तीनों गुड हो। तो आप इन तीनों की साइमल्टेनियस मल्टीप्लाई कर दें बाय द थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपको पढ़ाई थी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13, काट पीट मचा लें इसमें आप। 3 से काट दें इसे 4 पर, इसे 5 पर, 5 से इसे काट दें आप 2 पर, 2 से इसे काट दें आप, जी हाँ, 7 पर, ये आ गया। तो ये हो गया आपके पास 11 4 जा 44, 13 7 जा 91। चेक करो जी एक बार आंसर क्या आ रहा। 44/91 बैठ रहा मेरे हिसाब से इसका आंसर। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, ओके, सेम आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 7। we come to next question number 7 of the same exercise। क्या कहना चाहता है सुनिए। क्वेश्चन 7 में कह रहा है गिवन दैट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए दे दिया आपको 1/2, पी ए यूनियन बी दे दिया आपको 3/5, और पी बी की वैल्यू दे दिया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो दे दिया आपको पी। ये 3 चीज दे रखी है। पहले पार्ट में कह रहा है पी निकालना है व्हेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बताया था आपको कल भी मैंने, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन द टू इवेंट्स, मींस देयर प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी इज 0। ठीक है, इंटरसेक्शन 5 होगा और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो पहले पार्ट के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी 0 दे रखी है। ओके,
तो अब आपने फार्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। पिछले साल पढ़ा था क्लास 11th में फार्मूला आपने। यूनियन की प्रोबेबिलिटी 3/5, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी p और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0। तो p की वैल्यू निकाल लिया आपने यहां से, p इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम ले लिया 10 आ गया। 10 को 5 से डिवाइड करा 2, 3 2 जा 6 माइनस 2 से डिवाइड करा 5, 5 बन जा 5, तो आपको आंसर मिल गया 1/10। चेक कर लो भाई पहले पार्ट का आंसर, तब दूसरे पार्ट की तरफ चलें। चलो जी सेम आ गया हमारे पास रिप्लाई। सेकंड पार्ट में कह रहा है, सेकंड में कह रहा है जी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। भाई यही तो फार्मूला पड़ा था इंडिपेंडेंट में। दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट सिर्फ तब कहलाते हैं जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी के। भाई पी ए 1/2, पी बी पी, तो 1/2 इंटू पी, इसका मतलब p/2 होगी इसकी वैल्यू। हाँ जी सर, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी p/2 होगी। दोबारा से यही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे यही पुट करेंगे, यहाँ पे यही पुट करेंगे, यहाँ पे यही पुट करेंगे। बस इस जगह पर p/2 पुट हो जाएगा। इसे इधर ले जाके माइनस करोगे वही आएगा 1/10, और p माइनस p/2 मतलब p/2। तो 1 p/2 इक्वल 1/10, 2 से 10 कटेगा 5 पर। देखो इस वाले पार्ट में p की वैल्यू 1/5 आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, आगे प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, मैं इसे पूरा नहीं करके दिखा रहा हूं। यू हैव टू अप्लाई सेम फार्मूला हियर इन दिस पार्ट आल्सो। in place of p a intersection b you have to put this p/2 and simplify it, you will get the value of p as 1/5। ये आपका हुआ जी क्वेश्चन नंबर 7। p की वैल्यू निकालनी है हमें, इंटरसेक्शन की नहीं निकालनी। और p दोनों केस में अलग अलग होगा, ये नहीं कि आप पहले वाले को उठा के दूसरे वाले में रख देंगे, वो गलत है बिल्कुल। जी हाँ, इसके बाद अगली प्रॉब्लम है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 8। समझिए जी ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ए इतना है, कह रहा है ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा इंडिपेंडेंट दे दिया, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी के। पी ए की वैल्यू दे रखी 0.3, पी बी की वैल्यू दे रखी 0.4। पहले पार्ट में मांग रहा पी ए इंटरसेक्शन बी, भाई इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। रख दो वैल्यू पी ए इंटू पी बी, इसका मतलब 0.3 इंटू 0.4, 4 तिया 12, तो 0.14 आ गया जी। अब मल्टीप्लाई भी यदि आप ठीक से ना करो तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। ये आ गया जी आपके पास पहला पार्ट, पी ए इंटरसेक्शन बी which is equals to PA into PB as they are independent events. Now, after this, we come to the second part of the same question. We have to find out the value of PA union B. अभी तो बताया फार्मूला PA union B का, PA plus PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। भाई इंटरसेक्शन अभी तो निकाला आपने, और ये दोनों पहले से पता है। तो 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, तो ये हो गया 4 3 7, 0.7 में से 0.12 चले गए, तो इसका मतलब 0.58 आ गया। भाई 0.7 का मतलब 0.70, 70 में से 12 चले गए 58 आ गया, 58.58 आ गया आपके पास। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट।
कह रहा है पी ए अपॉन बी निकाल लो। भाई ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। पहली एक्सरसाइज 13.1 क्या था, पी ए बाय बी का फार्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी, मतलब पी बी। इंटरसेक्शन आपको पता ही है 0.12 और पी बी आपको पता ही है 0.4। भाई 0.12 ये रहा और 0.4 ये रहा। इसके बाद 4 जीरो लगा के डेसिमल से डेसिमल उड़ा दूं, 12 और 40, 4 से काट दिए, 3 जा और 10 जा, 3/10, चाहे तो डेसिमल में लिख दो 0.3। चेक कर लो भाई एक बार आंसर क्या दे, किसी पार्ट का अलग आ रहा हो तो बताओ। अगले में पूछा पी बी अपॉन ए, इसका मतलब पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अब की बार ए नीचे आएगा, कोई टेंशन नहीं, रख दो। 0.12 अपॉन 0.3, वही डेसिमल हटा दिए दोनों को लास्ट में इक्वलेंट करके। अब की बार 3 से कट रहे, तो ये आ गया आपके पास 4/10 यानी कि 0.4। तो ये सर जी आपके पास चारों आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 8 के। ये हुए जी चारों पार्ट, बस फार्मूले ही लगने थे क्वेश्चन 8 में, कोई ऐसा नया काम नहीं था कि आप लोगों को परेशानी आए। इसके बाद आपका अगला प्रॉब्लम थी इसमें, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक सारे क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए कैसे 10th क्या कह रहा है। 10th में कह रहा है इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए दे दिया आपको, पी बी दे दिया और दे दिया पी नॉट ए और नॉट बी। अच्छा, इसमें ना डी मॉर्गन के 2 फार्मूले लगने हैं। कल वाले बेस में मैंने शायद डी मॉर्गन के फार्मूले साथ में भेजे थे लास्ट में नोट्स में, तो वो 2 फार्मूले मैं आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, सुन लो समझ लो, एक्सप्लेन नहीं करा था, वैसे तो क्लास 11th का काम है। डी मॉर्गन्स के फार्मूले हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कह लो, डी मॉर्गन्स फार्मूले कह लो। क्या कहता है डी मॉर्गन कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। अगर अंदर इंटरसेक्शन है यहाँ पे तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये तो पहला रूल है इसका। दूसरा रूल क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। एक चीज का ध्यान रखना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड और यूनियन का मतलब होता है और। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड और यूनियन का मतलब होता है और। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे पूछ रहा है स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। भाई हमें नहीं पता नॉट या जो भी कुछ, हमें क्या दे रखा हम उसके हिसाब से चलते हैं। हम 10th क्वेश्चन पकड़ा हमने पी ए की वैल्यू लिखी 1/2 दे रखी, पी बी की वैल्यू दे रखी 7/12 दे रखी, ये 2 वैल्यूज हमें दे रखी। और हमें दे रखा है पी नॉट ए, नॉट ए का मतलब ए डैश, और नॉट बी, और का मतलब यूनियन बी डैश। इसकी वैल्यू आपको दे रखी पी नॉट ए और नॉट बी की वैल्यू 1/4। इसे डी मॉर्गन से कोरिलेट करो, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश आपको दे रखी है 1/4। भाई किसी के भी डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4। अब आप इस ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले जाओ, 1/4 को इधर ले आओ, तो आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4 3/4 हो गया। मुझे चेक करना भाई ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, कोई बात नहीं, आप पी ए इंटू पी बी की वैल्यू निकाल लो, अगर वो भी 3/4 आ गई तो इंडिपेंडेंट है,
नहीं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है जी, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या मतलब है? पी ए इंटू पी बी निकाला आपने, यानी कि 1/2 इंटू 7/12, तो ये तो भाई 7/24 आ गया। ये आ गया 7/24। क्या ये 3/4 और 7/24 इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप लिख देंगे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। चेक करो भाई आंसर में क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंट या नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट दे रखा। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है आप इस तरीके से लेके चलें। आप इससे ए नॉट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, बी नॉट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ठीक है जी, और वहां से आपके पास ए नॉट बी नॉट की लेकिन फिर भी आपके पास इनके दोनों के डैश की तो है नहीं। नहीं नहीं, करना ऐसे ही पड़ेगा। इसमें आपको अगर यहाँ इंटरसेक्शन दे रखा होता ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तब हम इन दोनों के नॉट निकाल के उनकी मल्टीप्लाई कर देते। अगर उन दोनों के नॉट की मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर आती तो ही आ जाता। क्या कह रहे थे आगे जी? सर नॉट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेम है क्या? हाँ सेम है, लेकिन हम इसमें ये बात लिखते नहीं अक्षित कभी भी। कहते यही है सिर्फ कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का नाम इसे कम ही देते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। इसके बाद आगे आ जाएं। ये था आपके पास सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 के बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 11, वो समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा भाई। 11वां सवाल एक्सरसाइज नंबर 13.2 का कह रहा है गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी। लो जी, फिर से इंडिपेंडेंट दे दिए। अच्छा, पी ए दे दिया हमें, पी ए दे दिया 0.3, पी बी दे दिया हमें 0.6। पहले पार्ट में मांग रहा है पी ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी 100% इक्वल होगा किसके? पी ए इंटू पी बी के। शाबाश। तो ये हो गया बेटा जी 0.3 इंटू 0.6 यानी कि 0.18। ये तो आ गया सर पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में कह रहा है ए एंड नॉट बी। ए मांग रहा है और नॉट बी मांग रहा है। देखो जी, पी ए एंड नॉट बी, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। भाई जब ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, लिखवाया था आपको। यानी कि ये पी ए इंटू पी बी डैश के इक्वल हो जाएगा। तो पी ए इंटू पी बी डैश, तो पी ए तो मेरे पास है 0.3 और पी बी डैश बैठेगा 0.4। 1 में से 0.6 माइनस कर देंगे तो 0.12 हो गया। ये आ गया सेकंड पार्ट। फिर इसके बाद उसने मांगा थर्ड पार्ट। उसमें कहा पी ए और बी, और का मतलब यूनियन होता है बेटा जी। मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है। तीनों वैल्यूज हैं आपके पास, रख दो। 0.3, 0.6, 0.18, 6 और 3 9, तो 0.9 हो गया, मतलब 0.90 माइनस 0.18। 0.90 में से 0.18 हटा दो, 0.72 आ गया आपके पास। ठीक है जी, ये तीसरा पार्ट हो गया बेटा जी। इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कहना चाह रहा? कह रहा नाइदर ए नॉर बी
नाइदर ए नॉर बी को हम लिखते हैं पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से। याद रखना, नाइदर ए नॉर बी मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब भाई क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो सीधा सीधा लगा सकते हो आप, चाहे डी मॉर्गन लगा लो चाहे सीधा सीधा। पी ए डैश इंटू पी बी डैश। पी ए डैश है 0.7 बैठेगा और पी बी डैश 0.4 बैठेगा, तो 7 चौक 28 हो गया। इसका मतलब 0.28 हो गया बेटा जी। चेक करो मेरे बच्चे आंसर चारों पार्ट के। सेम। चलो जी, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 11। फिर आ जाते हैं हम 12 पे। 12 क्या कह रहा है वो भी समझ लो भाई। 12 की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है। कह रहा अ डाई इज टोस्ट थ्राइस। अच्छा, एक डाइस को 3 बार उछलना, ठीक है। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। अच्छा, एटलीस्ट वन का मतलब हुआ एक बार, 2 बार या तीनों बार। भाई मैक्सिमम 3 बार टॉस करा डाइस को, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस की मांग रहा। भाई कभी भी एटलीस्ट वंस मांगे ना, तो उसका सीधा तरीका समझा रहा हूं। 1 में से उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, मतलब 0 वाला केस। भाई आपने 3 बार डाइस छाली, क्या क्या हो सकता था कि एक बार भी ऑड ना आए, एक बार ऑड आए, 2 बार ऑड आए या 3 बार ऑड आए। उसने आपसे प्रोबेबिलिटी मांगी एटलीस्ट वंस की, इसका मतलब एक बार, 2 बार, 3 बार की। किसकी नहीं मांगी? 0 की। तो आप 0 वाले केस को 1 में से हटा दो, आपका काम पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, एक बार सिंगल डाइस उछालने में ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डाइस में 6 केस आते हैं। 6 में जो ऑड वाला केस है हमारे पास, वो ऑड 3 बार आता है, 1 पे, 3 पे, 5 पे। तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, यानी कि 1/2। ठीक है जी। तो ऑड ना आने की, नॉट ऑड की, 1 - 1/2, यानी कि वो भी 1/2। ऑड आने की और ऑड ना आने की 1/2 1/2 होगी। अब उसने आपसे ये मांगा प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस ऑड। तो आपने क्या करा, इसे कैसे निकाला? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, हाँ जी सर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑड 3 बार, यानी कि 1 - 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। वही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, पहली बार भी नहीं, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार भी नहीं, ना आने की 1/2 ही तो है प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 - 1/8, 8 में से 1 चला गया, तो 7/8 आ गया आंसर। चेक करो भाई जरा आंसर क्या दे रहा है 12वें सवाल का। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारी अगली प्रॉब्लम। वो क्या कहता है उसे भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 13 में ये कहा 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। भाई ध्यान देना, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। टोटल 18 बॉल होगी मतलब। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड इन कलर। जी हाँ, बोथ बॉल रेड, तो प्रोबेबिलिटी बोथ रेड। सर पहली रेड निकाली आपने, प्रोबेबिलिटी बनेगी रेड कितनी थी? 8, 8/18। दूसरी भी रेड 8/18 विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट मतलब पहली भी 18 में से निकली, दूसरी भी 18 में से ही निकली, ये बैठेगा हमारे पास। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारे पास काटा पिट्टा, इसे हमने 2 से काट दिया, तो 4/9, 4/9,
यानी कि 16/81 होना चाहिए इसका आंसर। चेक करिए भाई जरा, 16/81 पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा, कह रहा फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड इज रेड। लिमिटेशन लगा दी, लिमिटेशन लगा दी, पहली बॉल ब्लैक ही होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगी, दूसरी बॉल लाल ही होगी और कोई नहीं होगी। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, पहली बॉल ब्लैक यानी कि ब्लैक थी हमारे पास 10/18, दूसरी रेड 8/18 विद रिप्लेसमेंट है क्योंकि, फिर 2 से काट दिया ऐसे, 5 और 9, 4 और 9, 20/81। चेक करो जी आंसर। तीसरे पार्ट में कह रहा वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड। यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, इसका मतलब पहले नंबर पे रेड आ सकती है, दूसरे नंबर पे ब्लैक, या पहले नंबर पे ब्लैक आ सकती है, दूसरे नंबर पे रेड। तो देयर आर 2 केसेस, आपको दोनों केस को अलग अलग निकाल के ऐड करना होगा। तो पहले मान लो ब्लैक आई 8/18 और दूसरी रेड आई 10/18 और 8/18। अगले केस में पहले रेड आई मान लो तो 8/18 और बाद में ब्लैक आई 10/18। इसे काट दिया 5 पे 4 पे, इसे 5 4 पे 5 पे, तो 20/81 और 20/81, तो 40/81 आ रहा जी इसका आंसर थर्ड पार्ट का। ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट पार्ट का केस दोनों लाल, ये निकल गया। दूसरे पार्ट में पहली काली दूसरी लाल। अगले पार्ट में यूं कह दिया दोनों में से कोई एक लाल एक काली, तो लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब आप इसके अंदर 2 केस बनाएंगे, पहले काली फिर लाल, उसमें पहले लाल फिर काली, और दोनों केसेस को ऐड करके तब आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन 13 था ये हमारा। इसके बाद अगली प्रॉब्लम थी आपकी क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज की हमारी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 समझिए ध्यान से क्या कह रहा है 14th क्वेश्चन में। इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ध्यान देना भाई, इंडिपेंडेंटली कह दिया इसने, बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ए की प्रोबेबिलिटी दे दी 1/2 पी ए, 1/2 पी बी 1/3, और इंडिपेंडेंटली दे दी, इंडिपेंडेंटली ये दे दिया हमें। इसका मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगी। ये कहानी हमें यहां से पता चलेगी। अब आगे क्या कह रहा, कह रहा इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, वही बात दोबारा बोल दी इनने, दिमाग खराब, चलो कोई बात नहीं, स्पेलिंग ठीक कर लो इंडिपेंडेंटली की। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब क्या हुआ, पहले ने करी या दूसरे ने करी या दोनों ने कर दी। इसका मतलब यूनियन मांग रहा, एटलीस्ट वंस का मतलब यूनियन होता है एक तरीके से। तो अब आपको कैसे निकालनी है इस बात की प्रोबेबिलिटी, आपके पास तीनों चीजें मौजूद हैं। तो पहले पार्ट में मांग रहा है वो आपसे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की। क्वेश्चन को समझो, तो फॉर्मूला बना पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि इंडिपेंडेंटली है तो इंटरसेक्शन का मतलब पी ए इंटू पी बी बैठेगा, तो हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3, पी ए इंटू पी बी कर दिया मैंने। तो इसका मैंने एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम आ रहा, 2 से डिवाइड करा 3 आ गया, 3 से डिवाइड करा 2 आ गया, 6 से डिवाइड करा 1 आ गया।
3 2 5 में से एक चला गया, 4/6, 2/3 आ रहा जी आंसर पहले पार्ट का। चेक करो, लगे हाथ। करेक्ट। चलो चेक करवाना पड़ता है अब आंसर। फिर कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ए ने सॉल्व करी तो बी ने नहीं करी। पी ए इंटू पी बी डैश माइनस सॉरी प्लस पी ए डैश इंटू पी बी, मतलब ए ने सॉल्व करी तो बी ने नहीं करी। दूसरा केस, ए ने सॉल्व नहीं करी तो बी ने कर दी। ये पूछ रहा हमारे से। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, पी बी डैश की 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। पी ए डैश ए की हाफ है तो बी ए डैश की भी हाफ ही बैठेगी। पी बी की आ गई 1/3, एलसीएम ले लिया इसका, 6 आए तो 2 + 1 3/6 यानी कि 1/2 आ गया जी आंसर। चेक करो भाई, लगे हाथ इसका आंसर भी। तो ये आपके पास होगी जी एक्सरसाइज नंबर कौन सी वाला, 13.2 तक का काम कंप्लीट। इसके एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, कुछ बहुत सुंदर सुंदर एग्जांपल हैं। 2 एग्जांपल ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, एग्जाम्पल 13 और एग्जाम्पल नंबर 14। आप लोग बताएं क्या प्रोग्रेस है, एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से ये आनी चाहिए, अगर आप लोगों की नहीं है तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अक्षित त्यागी कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। बाकी बच्चे बताओ भाई, एनी प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल्स? 14th में है आपकी? अच्छा सर ये दोनों ही है, वेरी गुड, 14th में है। चलो एक बच्चे ने भी कह दिया दोनों ही है, तो हमें तो दोनों ही बताने पड़ेंगे। 13 भी प्रॉब्लम में है, 14 भी प्रॉब्लम में है, दोनों ही नहीं हुए सर। अच्छा साहिल, कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं कि कल हम आपको ये 2 और बेस की प्रॉब्लम बता देते हैं, तब हम उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे चलेंगे, उससे पहले नहीं चलेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक प्रॉब्लम ऑफ दीज 2 एग्जांपल्स एज वेल एज 13.3। और कल पहले मैं आपको एक क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का समझाऊंगा, ताकि आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का काम क्लियर हो जाए और आपका ये पिछला सारा वर्क यहाँ तक का कंप्लीट हो जाए। अब करना क्या है आज, होमवर्क। जिन बच्चों की अभी एक्सरसाइज नंबर 13.3 कंप्लीट नहीं हुई है वो लिख लें कि कंप्लीट एक्सरसाइज 13.3 इफ नॉट कंप्लीटेड येट। अभी तक यदि पूरी नहीं हुई है तो आपको वो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करनी है, बस ये आपका होमवर्क है। इफ नॉट कंप्लीटेड येट, बेस थ्योरम के कंसेप्ट पे है, क्लास में डाल चुका हूं। आज की प्रॉब्लम वाली जो क्लास है ये मैं अभी हाथ के हाथ डाल देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। कल वाली क्लास डालने में हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स।